हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास मोशन के ऊपर है। इस चैप्टर में मोशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्लास 7 में रेस्ट, मोशन और स्पीड, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ को समझेंगे और साथ ही साथ ग्राफ के ऊपर भी बात करेंगे। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम अपने आसपास देखते हैं वो दो अवस्था में हमें नजर आती है। या तो ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में नजर आती है या तो फिर ऑब्जेक्ट हमें मोशन में दिखाई देती है। लेकिन अगर कंसीडर किया जाए तो रेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है दुनिया में। एक्चुअली हर कुछ मोशन में ही है। कैसे समझते हैं? सबसे पहले रेस्ट की बात करते हैं। रेस्ट का क्या होता है? An object is said to be at rest if its position does not change with respect to time and surrounding. जैसे कि सपोज दैट ये एक कमरा है, कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा है और सपोज दैट यहाँ एक क्लॉक लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, तो टाइम तो बीत रहा होगा, टाइम तो लगातार बीत रहा होगा, लेकिन टाइम बदलने के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर खड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ना तो ये आगे जा रहा है, ना तो ये पीछे आ रहा है, ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह पर है। एक ही जगह पर है मतलब रेस्ट में। तो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग यहाँ कमरा है, रूम, एंड डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तो टाइम चेंज हो रहा है ना, बट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इस बॉडी को हम रेस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, जैसे कहते हैं a car parked along the road, a standing tree। ठीक है ना, ये सब के सब हमें कैसे दिखाई देते हैं? सब रेस्ट में नजर आते हैं, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर हम मोशन की बात करें तो अब बॉडी, अब यही पर्सन ऐसा करना स्टार्ट कर ले, यहाँ से मूव करके वो चलना स्टार्ट कर ले, तो फिर क्या होगा? यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा, इधर से डिस्टेंस घटेगा, ऊपर का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। एक्चुअली ना तीन तरह के डायमेंशन होते हैं, जिसको हम कहते हैं, ये एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब एक प्रकार का लंबाई ही होता है। ये ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। इस बात को मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ। जैसे एक क्यूबॉइड है, एक्चुअली हम जिस दुनिया में रहते हैं ना उसे 3 डायमेंशन दुनिया कहते हैं। अब तुम कहोगे सर ये डायमेंशन क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये दुनिया 3 डायमेंशनल है। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। अब हमारा चलने का तरीका क्या हो सकता है? या तो हम एक ही जगह पर खड़े हो सकते हैं, उस चीज़ को 0 डायमेंशन बोलते हैं, मतलब हम कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर है। या फिर हमारा मोशन 1 डायमेंशन हो सकता है। 1 डायमेंशन का मतलब यानी कि हमें सिर्फ एक स्ट्रेट रोड प्रोवाइड किया गया, या तो हम सिर्फ आगे जा सकते हैं या तो सिर्फ पीछे आ सकते हैं। तो ये एक ही डायमेंशन हुआ, मतलब हमारे पास सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है ही नहीं। उससे जो एक दुनिया जहाँ सिर्फ लेंथ होता तो कैसा होता? हम बस या तो जिंदगी में आगे जा सकते या तो सिर्फ पीछे आ सकते। थैंक गॉड कि ऐसी दुनिया नहीं है। फिर दूसरा आता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होता है कि हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, दाएं भी जा सकते हैं और बाएं भी जा सकते हैं, यानी उधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ को हम 2 डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशन में क्या होता है? तो ये अच्छा है कि अच्छा बताओ, ऐसा दुनिया होता तो भी कैसा होता? हम एकदम चिपटा हुआ होते। चिपटा मतलब सोचते हो सिक्का की तरह, जैसे पन्ना नहीं होता है 2 डायमेंशन, उसके पास खाली लेंथ ब्रेथ है, हाइट नहीं है। तो तुम्हारे पास सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता, तुम्हारे पास हाइट नहीं होता। तो कैसे होते तुम? जमीन पर पिचका हुआ रेक्टेंगल देखे हो ना, स्क्वायर देखे हो, सब क्या होता है? जमीन पर पिचका हुआ टाइप का होता है। तो हम सिर्फ आगे जाते, पीछे आते, दाएं जाते, बाएं जाते, बस यही हमारी दुनिया होती है। तो लगता है कि हमारा ये कैरम बोर्ड है और कैरम बोर्ड की गोटी हम लोग हैं। तो वो गोटी या तो आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, बस ऐसे ही। लेकिन हम लोग 3 डायमेंशन में कहते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है।
यानी हम स्पेस में भी मौजूद हैं। स्पेस यानी इस जगह को हम भर रहे हैं, लेंथ से भी, ब्रेथ से भी और हाइट से भी। यानी कि मतलब हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, दाएं भी जा सकते हैं, बाएं भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। जैसे ये किसी कमरे को देख लो, ये मैंने एक रूम का डायग्राम है, जैसे क्यूबॉइड बोलते हैं, कहते हैं ना क्यूबॉइड, जानते हो तो इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। जब इसके अंदर तुम चल रहे होगे तो कभी तुम आगे जा रहे होगे, कभी बाएं जा रहे होगे, कभी ऊपर की ओर जा रहे होगे, तो तुम्हारा लगातार, तो ऐसी चीज को हम 3 डायमेंशन कहते हैं। फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो सिर्फ 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन मतलब हमारे लिए मोशन का मतलब होगा आगे जाना या तो पीछे, लेकिन फिर भी कुछ और मोशन समझेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन का क्या अर्थ हुआ कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कोई बॉडी मोशन में कहा जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो रेस्ट तो समझ गए कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तुम सभी लोग यहाँ पर बैठे हो, तुम रेस्ट में हो, किसके लिए? इस कमरे के लिए, क्योंकि इस कमरे के रिस्पेक्ट में, इस रूम के रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि तुम चेयर पर बैठे हो और अपनी जगह पर फिक्स हो, तो तुम्हारी लोकेशन चेंज ही नहीं हो रही है। क्योंकि तुम्हारी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है तो तुम सभी के सभी किस पोजीशन में हो? रेस्ट में हो। अब मोशन में क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो एक तरफ से उसका डायमेंशन बढ़ता है, एक तरफ से उसका डायमेंशन घटता है। जब हम मोशन में आएंगे तो उधर से मेरी, उस दीवार से मेरी दूरी बढ़ेगी, इस दीवार से मेरी दूरी घटेगी। जब हम आगे की ओर जाएंगे तो फिर इधर से मेरी दूरी बढ़ेगी और उधर से दूरी घटेगी। ऊपर की ओर उड़ेंगे तो फिर ऊपर से दूरी घटेगी या नीचे से दूरी बढ़ेगी। कोई एक तो चेंज होगा ही, या तो लेंथ चेंज होगा, या तो ब्रेथ चेंज होगा, या तो हाइट चेंज होगा, ये तय है। जैसे ही तुम मोशन में आओगे तो कोई एक डायमेंशन तो चेंज होगा। हो सकता है तीनों चेंज हो, डायगोनली उड़ रहे हो या समथिंग। तो सेंस ये है कि जब हम मोशन में आते हैं तो तुम ये कह सकते हो कि अगर हमारा कोई डायमेंशन चेंज ना हो रहा हो तो हम रेस्ट में है, जब हमारा एक भी डायमेंशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो हम किस में हैं? मोशन में है। अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, बट अभी ऐसा डिफिनेशन मत लिखना, है ना। तो अभी के लिए रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अब मोशन में कब कहेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। यही मतलब हुआ रेस्ट और मोशन का, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में तो होता ही नहीं है। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट एट दिस यूनिवर्स एट रेस्ट एट एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी अवस्था में कुछ भी रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इन मोशन। इस बात को ऐसे समझो। अच्छा ये बताओ, इस कमरे में जो तुम खड़े थे उस कमरे के लिए तो रेस्ट में हो, जैसे इस रूम में तुम खड़े हो, इस रूम के दीवारों के लिए तो तुम रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि दीवारों के रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन चेंज हो नहीं रही है, नहीं ना हो रही है। लेकिन ये बताओ कि सन के रिस्पेक्ट में क्या ख्याल है? हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो कमरा पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी का पार्ट है। हम अर्थ के ऊपर, अर्थ पर किसी कोने में है, और अर्थ क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब अर्थ की पोजीशन तो चेंज हो रही होगी। पहले अर्थ यहाँ था, अर्थ आगे बढ़ा तो इसकी पोजीशन ये हो गई, फिर अर्थ आगे बढ़ा तो उसकी पोजीशन ये हो गई। मतलब अर्थ लगातार सर्कुलर पाथ पर, यानी आगे चल कर ऐसे इलिप्टिकल पाथ समझेंगे, तो उसकी लगातार पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी पोजीशन तो लगातार चेंज हो रही है ना। तो सन के रिस्पेक्ट में हम क्या आगे ले जाएंगे? मोशन। यानी कि हम इस कमरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में मोशन में। इसलिए मैंने कहा कि कुछ भी चीज़ रेस्ट में नहीं है। एक्चुअली में इस टर्म को रिलेटिव मोशन कहते हैं। इसे बहुत पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें उन्होंने ये समझाया था कि एक्चुअली रेस्ट मोशन, यहाँ तक टाइम भी स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो डिपेंडेंट है।
अब टाइम के बारे में तो आगे चलकर समझोगे, बट अभी रेस्ट और मोशन को अभी ही समझ ले सकते हो। तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लो ये एक बहुत बड़ा मेट्रो ट्रेन है, ठीक है। तो मेट्रो ट्रेन में या कोई भी ट्रेन में तुम बैठे हो और तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड बैठा हुआ है। इधर तुम बैठे हो, इधर तुम्हारा फ्रेंड बैठा हुआ है। मान लो ये आशीष बैठा हुआ है, पीछे से ये सत्यम बैठा हुआ है, ठीक है। और ट्रेन जो है वो बहुत हाई स्पीड में मूव कर रही है। फिर भी सत्यम के लिए आशीष क्या होगा, रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो उसकी पोजीशन चेंज हो नहीं रही होगी। अगर इसकी पोजीशन चेंज होती तो ये उड़ते हुए आशीष को धक्का मारता, धक्का मारते हुए ट्रेन के बाहर शीशा फोड़ के बाहर जाके गिरता। क्या यही होता ना? हाँ, ऐसा हो सकता है अगर ये स्पीड में चलते हुए अचानक से रुक जाए तो। कभी नहीं होता है, तुम गाड़ी के अंदर खड़े रहते हो, अचानक से गाड़ी रुकते हो, तुम उधर आगे की ओर गिरते हो ना। कितने लोग को ये एक्सपीरियंस है? या मतलब, या फिर हाँ, कार अचानक से रुकता है तब भी तुम्हारा बॉडी आगे की ओर झुकता है, और ब्रेक मारता है तो पीछे की ओर जाता है। ये न्यूटन्स के लॉ से होता है। हाँ, यानी न्यूटन्स का लॉ कहता है ना कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। रेस्ट में है तो कोई रेस्ट में, और मोशन में है तो कोई। इसलिए जब गाड़ी मोशन में रहती है तो हमारा बॉडी मोशन में ही रह जाता है। गाड़ी तो रेस्ट में आ रही है, उसमें तो ब्रेक लग गया ना, लेकिन हमारे बॉडी को तो कोई ब्रेक नहीं लगा, हमारा बॉडी तो फ्री फ्लो था। तुम चूंकि बैठे हो तो अपने आप को जल्दी संभाल लेते हो, खड़े हो बिना किसी प्रोटेक्शन के हो तो पक्का गिरोगे। जितना स्पीड में है उतना गिरने का चांस ज्यादा है, राइट। तो देखो, तो ऐसी बात तो नहीं है, तुम तो इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में हो ना। गाड़ी अगर यूनिफॉर्म मोशन से हाई स्पीड में जा रही है तो तुम तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। लेकिन ये दोनों के सामने ये खिड़की खुली हुई है, खिड़की से बाहर दोनों देख रहे हैं, खिड़की में एकदम मजबूत गिलास लगा हुआ है। अब ये मत सोचना सर इसमें से कहीं लोग बाहर तो नहीं गिर जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर सपोज एक नैतिक बाहर खड़ा है, तो ये दोनों नैतिक को क्या दिखेगा? नैतिक इसे किस में दिखाई देगा? मोशन में दिखाई देगा, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है तो नैतिक के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि जब तुम गाड़ी में बैठे हुए होते हो तो गाड़ी के बाहर की चीज़ तुम्हें मोशन में नजर आती है। तुम्हें नजर आएगा कि ये सारे चीज़ जो है वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। ये सारी चीज़ें पीछे की ओर क्या हो रही होती है, भाग रही है। यानी जैसे जैसे तुम्हारा ट्रेन आगे की ओर जा रहा होता है, ये सारे के सारे पेड़ किधर की ओर जा रहे होते हैं, पीछे की ओर। यानी कि ये आगे की ओर मूव कर रहा है और ये जो पेड़ है वो पीछे की ओर मूव कर रहा है। तो बताओ, हुआ ना? एक ही समय में इसके लिए रेस्ट में है, लेकिन बाहर के लिए वो मोशन। तुम ट्रेन के अंदर के सब आदमी को देखोगे तो सब रेस्ट में दिखाई देगा, जैसे अभी मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं खिड़की खुली हुई है और हम बाहर स्पेस होता तो स्पेस में जो प्लैनेट है वो इधर भागता हुआ दिखाई देता। ऐसा ही होता है, मतलब कि अगर ये ट्रेन होती तो। अच्छा ये बताओ, तुम ट्रेन की डब्बी की सारी खिड़की वगैरह गिरा दो तो बाहर में कोई भी चीज़ तुमको मोशन, कोई भी चीज़ तुमको लगेगा कि तुम मोशन में हो? तुम्हें लगेगा कि उस घर के अंदर बंद है। और कभी ऐसा फील हुआ है कि ट्रेन का खिड़की वगैरह दरवाजा सब बंद रहता, तुम बाहर आकर नहीं देख रहे हो तो लगता है बस ट्रेन रुकी हुई है, बस खाली घट 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 कर रही है, रुकी हुई है, बस खाली आवाज़ आ रहा है। तुम लोग का पता नहीं है, लेकिन मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बस ट्रेन, तुम सोए हुए हो तभी लगेगा कि बस ट्रेन रुका हुआ है। ट्रेन के अंदर पता नहीं चलता है कि ट्रेन चल भी रही है। हाँ, जब तुम खिड़की से बाहर देखते हो तब लगता है कि सब कुछ पीछे भाग रहा है, मतलब ट्रेन हमारी चल रही है। इसी कमरा में तो होता है ना कि पर्दा वर्दा गिरा रहता है, तो अब अंदर में बैठ के किताबें पढ़ रहे हो, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कुछ हो रहा है, बस तुम, ठीक है ना। जैसे कि मैं पिछली बार जब दिल्ली बुक फेयर के लिए प्लान किया था जाने के लिए, उस वक्त मैंने ट्रेन ही किया था। ट्रेन का मतलब मुझे 2A मिला था, यानी 2 सेकेंड AC, और उसमें आराम से एक कमरे में मतलब मैं बैठा हुआ था और बैठ के मेरे पास एक किताब था, पूरे अन्ना कैरेनिना, लियो टॉल्स्टॉय का, और वो किताब पढ़ते हुए मैं लगभग दिल्ली पहुँचते पहुँचते तक करीब करीब किताब पढ़ लिया था, है ना। तो एक लंबा टाइम ऐसा नहीं कर लेना, बहुत मोटी किताब है, टाइम लगता है उसको पढ़ने में।
ठीक है। तो दैट इज द, तो इस तरह से हमने नोटिस किया कि रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आते हैं, इसका मतलब कि दुनिया में कुछ भी रेस्ट में नहीं है। तुम देख लो, कोई ना किसी के रिस्पेक्ट, सन में मोशन में है। जैसे तुम कहोगे सर अर्थ सन के चक्कर लगाया है, तो अर्थ तो सन के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, तो क्या सन भी मोशन में? हाँ है। सन हमारी गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में मोशन, हमारी गैलेक्सी में वो लगातार घूम रही है। क्या गैलेक्सी किसी चीज़ के मोशन में? हाँ, गैलेक्सी भी मोशन में है, वो भी स्पेस में लगातार घूम रही है। किसी ब्लैक होल भी हमारे गैलेक्सी में ही मौजूद है ना, हो सकता है। किस चीज़ का? किसी चीज का, कोई भी चीज़ का। सर ब्लैक होल किसका है? किस तरह का ऑब्जेक्ट है? सर किस तरह किसका चक्कर लगाता है? ब्लैक होल ये कहना तो मुश्किल है किसका चक्कर लगाता है, लेकिन वो हमारी गैलेक्सी में ही घूमता रहता है, स्पेस में घूमता रहता है। मतलब सीधी सी बात है, कोई न किसी के रेस्पेक्ट में घूमता रहता है। जैसे अर्थ को कह सकते हो कि सन के रेस्पेक्ट में घूमता है, इसी का उल्टा कह सकते हो कि सन अर्थ के रेस्पेक्ट में घूमता है। चीज़ें तो एक ही बात हुई ना, यानी कि अल्टीमेटली हमें पढ़ना तो मोशन ही है, इसलिए मैं मोशन के ऊपर जोर दे रहा था कि मोशन ही है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। ठीक है, उसे मोशन कहते हैं। मोशन दो तरह का होता है, कोई भी मोशन या तो यूनिफॉर्म होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। तो इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बातें समझ लो। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या है? अच्छा बताओ, तुम घर से यहाँ तक आने के लिए कुछ लंबाई को ट्रेवल किए हो? यानी घर से यहाँ तक आने में हम जब चलने लगते हैं तो हम कुछ ना कुछ लंबाई को ट्रेवल करते हैं, लेंथ को कवर करते हैं। उस जो लंबाई को कवर करते हैं उसी के लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। सपोज दैट यहाँ से हम वहाँ मान लो इस लोकेशन से उस लोकेशन से तुम कैसे भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, घूम के भी जा सकते हैं, अच्छा खासा घूम के भी जा सकते हैं। ठीक है ना? तो मतलब कि हम जैसे भी चले, जो रास्ता चलते हैं उस पाथ के लंबाई को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हैं और उस पॉइंट तक जाना है तो हमको कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमको मेरा मन है सीधा ट्रैवल करने का, ऐसे नाक के सीधे जाने का, तो सीधे शॉर्टेस्ट पड़ेगा। और ऐसे जाते हैं, ऐसे जाकर ऐसे जाते हैं और ऐसे घूम के जाते हैं तो फिर मुझे टाइम लगेगा। फिर वैसे ही ऐसे जाकर ऐसे घूम के फिर वैसे जाएंगे, वहाँ तक जाने में समय लगेगा। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि सपोज दैट तुम यहाँ पर खड़े हो ए पर और ये बी है, ए से बी तक तो तुम कैसे भी जा सकते हो ना। तो ये जो तुम्हारा, इसका मतलब है कि जब हम मोशन में आते हैं तो हम क्या करते हैं? दूरी तय करते हैं। जब हम मोशन में आते हैं तो हम दूरी तय करते हैं। देखो ऐसे कैसे भी जा सकते हो। सपोज दैट कि आशीष पहली बार पटना गया, आप पटना में ये कंकरबाग पर उतरा, ठीक है ना, और ये जाके टैक्सी वाले को बोलता है, रिक्शा वाले को कि मुझे कंकरबाग ले चलिए। रिक्शा वाला कहता है बड़ा बढ़िया बेवकूफ़ आया है, कंकरबाग में होके कंकरबाग का पूछ रहा है। चलिए बैठिए, कितना पैसा लगेगा? 100 रुपया, कंकरबाग काफ़ी दूर है, तो बैठा लेगा। अब इधर उधर गली घुमाते 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 खूब घुमाएगा, और घुमा के बहुत सारा घुमा के जिस गली पर था ना उस गली में लाके उतार देगा, 100 रुपया ले लेगा। उसके बाद आशीष कहेगा अरे वाह इतना दूर था इसने सीख ही लिया। अब यहाँ से लेके ये पैदल चलते हुए गया कि मेरा घर का पूछते जाए कि मेरा घर को जिस जगह पहुँचना था वहाँ पर लोकेशन लोगों से पूछते पूछते आगे जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा चल गई हमारे यहीं से तो हमको लिया था, तो मुड़ा बढ़ा दिया, वहीं पर लाके उतार दिया। ठीक है, तो सेंस ये कि तुम्हारे जो चले गए बात के लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन एक बार बताओ, यहाँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कोई शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है ना?
इस पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस चले गए पाथ की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से फिजिक्स में दो क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसको मापा जा सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। मतलब डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होगा क्या? डिस्टेंस तो चले गए पाथ की लंबाई है, तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तुम तो कैसे भी चल सकते हो। तुम्हें यहाँ से स्कूल जाना है तो तुम कैसे भी जा सकते हो, जब तक सीधा भी जा सकते हो, पूरा गोला रोड घूम के तब जाके स्कूल जाओ। उससे भी ज़्यादा दिन काटने का मन है तो फिर पूरा घूम के हॉस्पिटल चौक से लेकर हाईवे हुए घूमते हुए गांधी चौक से ऐसे घूमते घूमते, ठीक है ना, फिर स्कूल पर पहुँचो और 4 घंटा लगा दो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो हमारा चला गया पाथ तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का चले गए पथ की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट लाइन होगा, याद रखना। द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो गया द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। यह कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी मेजरमेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना 10 किलोमीटर चले, तो 10 किलोमीटर चले, इससे कोई डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? जैसे कि मान लो नैतिक कहता है कि मैं डेली 20 किलोमीटर चलता हूँ, मतलब इससे कोई मैग्नीट्यूड नहीं पता चल रहा है ना, माप नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन अगर सपोज दैट कि तुम कहते हो कि सर मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में डेली चलता हूँ, तो अब तुम्हारा डायरेक्शन बता दिया ना, तब वो फिक्स हो गया। अब वो डिस्टेंस क्या हो गया? फिक्स। वैसे चीज़ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यही अंतर होता है। तो द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। बड़ा यूनिट लेना हो तो किलोमीटर ले सकते हो, उससे बड़ा यूनिट लेना हो तो माइल ले सकते हो। जानते हो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? यस, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 माइल कितने के इक्वल होता है? 06 किलोमीटर, लगभग 1.06 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो मतलब कि हम ऑलमोस्ट नोटिस कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि अल्टीमेटली चले गए पाथ की लंबाई को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन। द शॉर्टेस्ट पाथ, कभी अक्सर नहीं होता है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ को खोजते हो ना, सबसे शॉर्टेस्ट। जैसे कि पहले हम लोग गर्ल्स स्कूल पर पहुंचना होता था, तो उस समय बीच में सिर्फ जंगल ही था। हम लोग बीच में एक कॉर्नर से डायगनली जाते थे और स्कूल में पहुँच गए। नहीं तो अगर रोड से जाओ तो ऐसे आगे जाओ, फिर आगे जाके ऐसे घूम लो, फिर टाइम लगता था, है ना। और मेरे घर से सीधे फील्ड ही क्रॉस करके चले जाओ तो, लेकिन अब नहीं जा सकते कि बीच में मतलब क्या बन गया? पेट्रोल पंप बन गया, पूरे स्कूल को घेर दिया गया है कि नहीं। अब सीधे जाने का रास्ता नहीं बचा। तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्ट लाइन होगा ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ से पटना जाना है, यहाँ के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट तो कुछ होगा ना, नाक के सिर, लेकिन उसके नाक के सिर में जाओगे तो कहीं बिल्डिंग आ जाएगा, कहीं गड्ढा आ जाएगा, ठीक है ना। एक कहानी नहीं है, कालिदास को कहा जाता है कि फलाना जगह पहुंचना है, कहता है कि ससुराल आना है, तो नाक के सीध में चले आना। तो नाक के सीध में जा रहा है तो नाक के सीध में मतलब कहीं पर गड्ढा आ रहा है तो गड्ढा में कूद रहा है, कहीं पानी का झील आ रहा है तो पानी में तैर के जा रहा है, कहीं गोबर का ढेर आ रहा है तो उसको धक्का मार के निकल के जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट। हाँ, लेकिन एक बात है, हर जगह डिस्प्लेसमेंट की सुविधा मौजूद होती तो हम बहुत जल्दी पहुंच पाते।
तो सीधी बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही फर्क है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अंतर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, ये फिक्स लंबाई है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बातें कितने लोगों को समझ में आई? क्लियर है ना? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझा सकते हैं। अगर डिस्टेंस का मतलब चला गया रास्ते की लंबाई, तुम क्या रास्ता चलते हो उसकी कुछ लंबाई होगी ना, वही डिस्टेंस है। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आप समझो, इसी डिस्टेंस को चलने में जो टाइम, कुछ तो टाइम लगेगा ना। मान लो यहाँ से हमको वहां तक जाने में कुछ समय तो लगेगा। अब ये हमको इतना समय, अगर दौड़ के जाएंगे तो कम समय लगेगा, दौड़ के जाते हैं तो कम समय लगेगा, और स्पीड में दौड़ते हैं तो और कम समय लगेगा। तो तुम क्या कहोगे, जब मुझे बहुत कम समय लगा तो हम क्या, मेरी क्या चीज़ थी जिससे आप जल्दी पहुँच गए? स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा थी। अब मान लो यहाँ से मुझे स्कूल जाना है, पैदल जाऊँ, साइकिल से जाऊँ, बाइक से जाऊँ, किस में जल्दी पहुँचूंगा? क्यों? क्योंकि बाइक की स्पीड इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, राइट? तो स्पीड का अर्थ क्या हुआ? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी उस डिस्टेंस को चलने में हमें टाइम कितना लगा, उसी को स्पीड कहते हैं। अगर तुम्हें कम समय लगा तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, तुम्हें टाइम ज़्यादा लगा तो तुम्हारी स्पीड कम है, सीधी सी बात है। तो स्पीड एक तरह से कैलकुलेशन है कि हम किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगाते हैं। नहीं, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मैं 3 चीज़ों से दिल्ली जा सकता हूँ, बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू। किस किस जरिए मैं जल्दी पहुँचूँगा? फ्लाइट से, ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सब बात यहाँ स्पीड की ही होती है। अब स्पीड, फ्लाइट आने की वजह से ही हम दुनिया के किसी कोने में संभवतः 1 से 2 दिन में बहुत ज़्यादा चांस है कि हम पहुँच सकते हैं, है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं था, पहले एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में तो कई कई दिन लगते थे, क्योंकि तब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़े स्लो थे। लोगों को कई कई दिन खाना पानी लेके जाना होता था कि रास्ते में कई दिन लगेंगे। इमेजिन कर रहे हो कि यहाँ से अगर मुझे मतलब बिहार से मुंबई जाना है तो मुझे अगर बैलगाड़ी से जा रहा हूँ तो कितना दिन लगेगा? उस वक्त तो बैलगाड़ी ही जानवरों के साथ ही लोग सवारी करते थे ना। तो इमेजिन करो कि कितना दिन लगेगा था। मुझे पूरा बैलगाड़ी पर खाने उन्हें भर के जाना पड़ेगा ताकि बीच में खाना पीना का चलता रहे, पानी चलता रहे, रात बिरात वहाँ रुकना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए स्पीड, अब स्पीड ने हमारा पूरा आइडिया ही चेंज कर दिया। अब तो हमें साउंड तक की स्पीड हासिल हो गई है। सुपरसोनिक जेट प्लेन सब साउंड की स्पीड या उससे ज़्यादा तेज चलती है ना? हम जो रॉकेट लॉन्च करते हैं उसकी स्पीड तो 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है, लगभग 12 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे स्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं। वह वेलोसिटी जिससे किसी भी चीज़ को स्पेस में फेंका जा सके, उस वेलोसिटी को स्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना? स्केप वेलोसिटी मतलब उस वेलोसिटी जिसे किसी भी चीज़ को स्पेस में फेंक, तुम कुछ भी स्पेस में फेंकोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। तो कितना भी दम लगा के मार्कर को फेंकेंगे, क्या स्पेस में फेंक लेंगे? ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। अगर हाँ, मैं उस स्पीड के बराबर अगर फोर्स लगा सकूं जिससे कि इसको इतना स्पीड हासिल हो सका तो शायद ये चला जाएगा, तब ये ग्रेविटी को पार कर सकता है, जो कि मानव क्षमता से बाहर की चीज़ है कि मानव इतना फोर्स लगा सके। तो स्पीड क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा चले गए डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? स्पीड इज इक्वल टू, हाँ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
in unit time is called speed. So speed is equal to distance by time. तो स्पीड को ना हम मान लो s से इंडिकेट करते हैं, तो s इज इक्वल टू d बाई टी। इसको ऐसे याद रखो, एक ट्राइंगल बना लो, ऊपर में डिस्टेंस रखो, एक क्रॉस का साइन दो, इधर s लिख दो, सॉरी यहाँ गलती से लिखा है t। अब ठीक है, स्पीड निकालना हो तो ये स्पीड को कवर करो, तो क्या फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस बटा, और टाइम निकालना हो तो टाइम को कवर करो। अब क्या फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस को कवर करो। अब क्या फॉर्मूला बन गया, स्पीड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने पूरे स्पीड तक डिस्कस किया। कल हम स्पीड पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, साथ ही साथ ग्राफ को स्टडी करेंगे। ठीक है ना, कि क्यों कहा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको ग्राफ में एक्सप्रेस ना किया जा सके। तो बस इसका सिर्फ पार्ट 2 ही आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पार्ट 2 में ही ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम बेसिकली किसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्पीड और मोशन। ठीक है ना, ओके।